of unit number 1. Then we will continue जब तक हम कर सकते हैं. We will try to finish all the units. जैसे आपको पढ़ाया था उतना स्लो नहीं चलेंगे, वन बाय वन टॉपिक वाइज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, दो इट इज़ रिविजन. आपको एक रिकैप हो जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग जाए. फॉर दैट वी आर डूइंग दिस रिविजन क्लासेस, है ना. और जो लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, जिनकी नींद देर से खुली थी, उनके लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द वेरी एडवांटेज कि वो उन लोगों को थोड़ा रिकैप करने को मिल जाएगा. ओके, so when we had started with subject object oriented analysis and design, first unit we studied about the unified process and use case diagram. दोनों ही बहुत important topic है. यूज केस डायग्राम सबसे फर्स्ट डायग्राम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूएमएल डायग्राम्स में से, राइट. और जो यूनिफाइड प्रोसेस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहीं से हम स्टडी करेंगे यूएमएल डायग्राम की. पहले हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, क्यों हम यूएमएल डायग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद हम उसकी डिज़ाइन जो है उस डायग्राम की डिज़ाइनिंग करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू ओओडी विथ ओ बेसिक्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. देन यूनिफाइड प्रोसेस, देन यूएमएल डायग्राम्स, उसमें हम यूज केस स्टडी एक्सक्लूसिव यहाँ पर करने वाले हैं. फिर हमने पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ स्केल जिसको बोलते हैं, उसका एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर स्टडी किया था, क्योंकि वो बाय नेम हमको यहाँ पर दिया हुआ था. फिर हमने यूएमएल मॉडल्स यूनिफाइड प्रोसेस पढ़ा. यूनिफाइड प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस देखे हमने, इंसेप्शन, ठीक है ना, देन एलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन, ये अलग अलग फेजेस देखे हमने. फिर हमने यूज केसेस डायग्राम को बहुत ही आपने क्या किया, यूज केस डायग्राम को एकदम डेप्थ में स्टडी की. इंक्लूड्स क्या होता है, एक्सटेंड्स क्या होता है, यूज केस और एक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है ना. द वेरियस थिंग वी हैड स्टडीड इन यूनिट नंबर 1 विच आर वेरी वेरी बेसिक. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिफरेंट फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. ये हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा था, राइट. चलिए, सो व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑब्जेक्ट. बहुत बार आप तो ये पढ़ चुके हो, बहुत ही ईजी चीज़ है आप लोगों के लिए तो, कि ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, ठीक है ना. मतलब जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब कोई क्लास हम क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो उस वक्त कोई मेमोरी जो है वो अलोकेश नहीं होती है, ठीक है ना. बट वो कब इनिशिएट होती है, मेमोरी कब अलोकेट होती है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, जब हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. अब क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की. तो हम मेंबर फंक्शंस, मतलब जो हमारे फंक्शंस होते हैं, हम उनको एक्सेस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें फंक्शंस का यूज़ करना है, उस क्लास को यूटिलाइज करना है, उस क्लास के इंपॉर्टेंस को शो करना है, तो हम वहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है. अब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, बट उसमें आपको ऑब्जेक्ट का नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है. मतलब डॉट ऑपरेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की मतलब डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट, इन दोनों की हेल्प से आप मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हो. जैसे प्रिंट नेम, प्रिंट नेम आपका एक मेंबर फंक्शन है. मेंबर फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि मेंबर फंक्शन के पीछे लगा हुआ है आपका ब्रैकेट्स. हमेशा कोई भी फंक्शन हो, मेन फंक्शन हो, गेट सी एच हो, ठीक है ना, या जो भी कॉमन फंक्शंस रहते हैं, आपको पता है सबके पीछे ब्रैकेट लगे हुए रहते हैं. तो प्रिंट नेम जो है वो ब्रैकेट का नाम, फंक्शन का नाम है. और ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ओबीजे डॉट प्रिंट नेम, इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट और फिर फंक्शन का नाम. इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट. चलिए, आया समझ में, डाउट हो तो वहीं पूछ लेना, राइट. अब हम जब भी कोई क्लास की बात करते हैं, राइट, तो दैट क्लास कंसिस्ट ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस. तो यदि हम कोई क्लास कार की बात कर रहे हैं, कार एक क्लास है, राइट, तो कार के एट्रीब्यूट क्या होंगे, कार का कलर, कार का मॉडल नंबर, फिर कार में नंबर ऑफ व्हील्स, फिर कार का जो भी पर्टिकुलर है डैश डैश डैश.
फिर ऑपरेशंस, उसके ऑपरेशन क्या होंगे कि कार स्टार्ट हो सकती है, कार को आप अभी बंद कर सकते हैं, देन यू कैन गिव एक्सेलरेशन, देन यू कैन टर्न योर स्टीयरिंग व्हील, यू कैन चेंज गियर्स। ये नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पर फंक्शंस हो गए। आप स्टीरियो को स्टार्ट कर रहे हो, ये भी एक कार का फंक्शन हो गया। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आपको एट्रीब्यूट और ऑपरेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तभी आप क्लास डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना पाओगे। अदरवाइज आपका क्लास डायग्राम गलत हो जाएगा यदि आप एट्रीब्यूट और ऑपरेशन के बीच में डिफरेंस नहीं समझोगे। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, इफ आई एम अ क्लास, तो माई कलर, माई हाइट, माई वेट, माई नेम, माई फैकल्टी आई डी, द सब्जेक्ट्स आई टीच, दिस आर ऑल माई एट्रीब्यूट, जिससे मुझे पहचाना जाता है। दैट आर द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे नेम, नेम की वैल्यू अति, सरनेम, लास्ट नेम, उसकी वैल्यू जैन, then suppose I can say color, then the value is fair. If height, then I can say 5 or above. Then if I say weight, then 50 and above, whatever. ठीक है ना, anything. तो email ID, तो whatever my email ID is, my mobile number, then what is then my faculty IT 0024, मतलब जिसकी वैल्यू हो, दैट इज मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। और ऑपरेशंस मतलब मैं काम क्या क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू, तो दैट इज दी माय ऑपरेशंस, मेरे फंक्शंस क्या होंगे, राइट। ठीक है, नाउ we had started with the introduction to object oriented analysis and design, क्योंकि हमारा कोर ही यही है। हम ऑब्जेक्ट तो पढ़े आ रहे हैं, है ना, पर एनालिसिस और डिजाइन के साथ हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट यूज किया। यही तो नया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पुराने सब्जेक्ट के कंपेयर में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है, एनालिसिस और डिजाइन है जब हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन। कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो या जिस पे आप काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फाइंड करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे कि एक्चुअली वहाँ पर होता क्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप डिजाइन एनालिसिस को समझ सकते हो। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन, कि आपने प्रॉब्लम डोमेन को जब समझा, ठीक है ना, उसको आपने फाइंड आउट किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, तो आपको उसको रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉडल्स का हम यूज करते हैं, डिजाइन डायग्राम्स का यूज कर सकते हैं, और जिसके बाद हम कोडिंग करना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं हम डिजाइन। मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसे आने वाला है, हम कैसे सॉल्यूशन के थ्रू सिस्टम को रेडी करेंगे, ये हमारा होता है डिजाइन में। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने की एक अप्रोच है जिसमें हम एनालिसिस और डिजाइन कंपल्सरीली करते हैं, बट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, जिसमें ऑब्जेक्ट का मेन रोल होता है, राइट। आया समझ में, कहीं भी कुछ डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स अभी हमने पढ़ा कि हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस मतलब हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर रहे हैं, हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं कि वो बनवाना क्या चाहता है। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं, कौन कौन सी मैथड्स है जो रोल प्ले कर सकती है। मतलब हमारा प्रॉब्लम डोमेन क्या है, हमारा व्हाट आर दी व्हाट्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट मतलब व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब दिस आर दी क्वेश्चंस डिफरेंट। तो वो हमारे किस में आएंगे, आपके एनालिसिस में आएंगे। ठीक है ना, मतलब डू दी राइट थिंग, मतलब हमको एनालिसिस बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, और जब उसको हम राइटली करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो उसको बोलेंगे डिजाइन, कि हमने जो सोचा था उसको आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। मतलब कंसेप्चुअल सॉल्यूशन जो है जिसमें आप यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे, है ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन इट इज अ ब्लूप्रिंट जहाँ पर आप डायग्राम के फॉर्म में, स्कीमा के फॉर्म में, डेटाबेस के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्लासेस के फॉर्म में, मेथड्स के फॉर्म में एक सॉल्यूशन दोगे। मतलब हाउ योर सिस्टम विल आंसर योर व्हाट, दैट इज योर डिजाइन इज, कि आपका जो सिस्टम है जिसमें आपने व्हाट से क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स कैसे होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाउ, तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक्स। आया समझ में आपको, बहुत इजी चीज है, ये तो आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है ना, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब एनालिसिस हम करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमको वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि द वेरी फर्स्ट थिंग, द इंफॉर्मेशन डोमेन इज मॉडल्ड।
है ना। मतलब आपको सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को वहाँ पर रेडी करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट्स को लेना पड़ेगा। देन बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेटेड, देन फंक्शंस आर डिस्क्राइब, जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट क्या होंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मेंबर फंक्शंस क्या होंगे आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मैंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, जितने भी फंक्शंस सोचे हैं, जितने भी मैंने एट्रीब्यूट सोचे हैं, क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, क्या वो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, मतलब वो प्रॉब्लम डोमेन को कितना ज़्यादा सिमिलर है प्रॉब्लम डोमेन से, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन करोगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप क्या अपने एनालिसिस को ट्रांसफ़र प्रॉपरली कर पा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन। मतलब जैसे आपने सॉफ्टवेयर सोचा था कि इसमें इतने पार्ट्स होने चाहिए, इतनी स्टेप्स होनी चाहिए या इतने फंक्शंस होना चाहिए, क्या हम सारी चीज़ों को इनकलकेट करके प्रॉपरली हम क्या उसको रेडी कर पाए हैं, क्या हमने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया है, क्या हम उस मॉड्यूल को जब कंबाइन कर रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मतलब हर चीज़ हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म्स में जो है वो रेडी करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन ये सेम चीज़ें हैं। देन व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स, तो आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डिफाइन करना है। देन यू हैव ऑल्सो डिफाइंड मेथड्स एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है तो कैसे वो बिहेव करता है आपको ये भी यहाँ पर देखना है। बिहेवियर भी आपको देखना है कि वो कैसा उसका बिहेवियर है और कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके साथ साथ हमको अदर कॉन्सेप्ट्स भी वर्क करना है, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, लाइक इनहेरिटेंस, लाइक एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशंस, मैसेज पासिंग। हमको इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हमने डिटेल में स्टडी किया था अबाउट अ क्लास कि मैडम आप क्लास क्लास क्लास, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर्स, इनकी बात कर रहे हैं, बट हमने पुराने सेमेस्टर्स में इसको बनाया था। तो व्हाट इज एक्चुअली द क्लास इज, हमने जैसे क्लास कार की बात की, क्लास कार के एट्रीब्यूट्स की बात की, क्लास कार के फंक्शंस की बात की, तो इसको हम हाउ वी कैन राइट दैट इन अ कोड फॉर्म, वो तो हमने ठीक है डायग्राम के फॉर्म में आपने बता दिया कि क्लास इज डिवाइडेड इनटू अ क्लास ब्लॉक, जिसमें क्लास का नेम होता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं और क्लास की मेथड्स होती है। लेकिन हम क्लास को बनाएंगे कैसे इन सी प्लस प्लस या जावा या जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस का एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है सबसे पहली बात तो, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लास कीवर्ड का यूज करना है। क्लास कीवर्ड का आपको यूज करने के बाद आपको क्लास का जो भी आपने पर्टिकुलर नाम लिखा है, सोचा है, वो क्लास का नाम लिखना है। फिर आपको ब्रैकेट्स ओपन करने, कर्ली ब्रेसेस लगते हैं यहाँ पर। फिर आपको एट्रीब्यूट और मेंबर फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, लेकिन उनका रिटर्न टाइप भी आपको बताना है और उनका एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको बताना है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डेटा मेंबर है या कोई भी मेंबर फंक्शन है तो उनको हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को विदाउट रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, पहली चीज। और रिटर्न टाइप के साथ साथ आपको उसको एक्सेस स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई करना है कि वो प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यही चीज हम जब क्लास डायग्राम बनाते हैं तो हैश माइनस और प्लस से उसको डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पर पता होगा, मतलब वहां पर हमें हैश माइनस प्लस लगाएंगे तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे कि उसका रिटर्न टाइप, सॉरी उसका जो स्पेसिफायर है वो किस टाइप का है, हाउ यू कैन एक्सेस दोस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो आपको डेटा मेंबर्स के नाम लिखने हैं और मेंबर फंक्शंस के नाम लिखने हैं और क्लास को सेमीकोलन से क्लोज करना है। क्लास इज ऑलवेज क्लोज विथ सेमीकोलन, राइट। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लास का हमने एक एग्जांपल लिया था, बहुत ही सिंपल और एकदम बेसिक एग्जांपल है। आपको जो फाइल्स इंक्लूड करनी हो फाइल इंक्लूड कर दो। प्लीज ध्यान से देखेंगे पर्टिकुलर कोड को। क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का आपने क्या बनाया है, क्लास बनाया, उसमें एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय की सैलरी, वो हमने सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो डिसाइड कर लिए और सब एट्रीब्यूट का हमने रिटर्न टाइप भी लिख दिया, इंट, कैर, इंट और लॉन्ग, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेस स्पेसिफाई यूज किया, दैट इज पब्लिक। पब्लिक का होता है प्लस साइन। इसमें हमने दो मेंबर फंक्शन लिए, गेट डेटा और पुट डेटा। जो गेट डेटा है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है और पुट डेटा का भी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है।
अब और हमने यहाँ पर क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब हमने एक क्लास डिफाइन कर दी, क्लास के एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए और क्लास के मेंबर फंक्शंस को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। क्लियर। अब हमने मेंबर फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया कि गेट डेटा पुट डेटा, लेकिन हमने यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बताया है कि गेट डेटा और पुट डेटा का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने नहीं दी है, हमने उसको सिर्फ डिफाइन भी नहीं किया है, हमने सिर्फ उसको इनिशिएट किया है। तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको लिखना है रिटर्न टाइप, दैट इज वॉइड, फिर आपको लिखना है क्लास नेम, दैट इज एम्प्लॉय, फिर आपको लगाना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद आपको लिखना है उसका फंक्शन का नाम जिसको आपको डिफाइन करना है। देखो यहाँ पर लिखा भी है स्टेटमेंट 1 डिफाइनिंग गेट डेटा, कमेंट में लिखा है कि आप गेट डेटा को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने कैसे डिफाइन किया कि गेट डेटा करने क्या वाला है, वो क्या क्या डेटा लेने वाला है यूजर से। तो वो एम्प्लॉय का आईडी लेगा, एम्प्लॉय का नेम लेगा, एम्प्लॉय का एज लेगा और एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करवाएगा। मतलब जो जो एट्रीब्यूट उसने सोचे थे उन एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास के बाद में लगता है। ठीक है, आपका ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। अब आपको पुट डेटा की डेफिनेशन देना है, तो पुट डेटा की डेफिनेशन देने के लिए आपको फिर से उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही तरीका है, वॉइड, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर मेथड का नाम। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, आपने जो भी चीजें एंटर करवाई है उसको शो डेटा, पुट डेटा मतलब आपका शो डेटा हो गया, तो आपको वो पर्टिकुलर डेटा को क्या करवाना है, शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए आप क्या करोगे, आपने जो आईडी की आईडी सी आउट करवा दोगे, नेम सी आउट करवा दोगे, एज और सैलरी सबको सी आउट करवा दोगे। मतलब आपने गेट डेटा में डेटा को यूजर से ले लिया और पुट डेटा में उस डेटा जो यूजर से लिया आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, शो कर दिया। अब आपके क्लास डिफाइन हो गई, क्लास के मेंबर फंक्शन के आपने डेफिनेशन दे दी। अब आपको उस मेंबर फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने वॉइड मेन लिखा क्योंकि अभी तक मेन फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं है, अभी तक तो हम डिफाइन कर रहे थे, अब हमने मेन फंक्शन बनाया, उसमें एम्प्लॉय जो हमारी क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो ई नाम से क्रिएट किया। तो एम्प्लॉय स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, ओबीजे भी बना सकते हो, ईएमडी भी बना सकते हो, ई भी बना सकते हो, आपको जो बनाना हो वो ऑब्जेक्ट का नाम बना सकते हो। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को स्टेटमेंट 3 में क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट किया। फिर हमने कॉलिंग क्या किया, गेट डेटा और पुट डेटा को, तो ई डॉट गेट डेटा और ई डॉट पुट डेटा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम एग्जाम्पल देखा था, तो ओबीजे वहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम था, वैसे ई यहाँ ऑब्जेक्ट नेम है, तो ई डॉट ऑपरेटर लगाया और गेट डेटा पुट डेटा जो मेथड के नाम है उसके दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखे और हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। बात आ रही है आपको समझ में? ये बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसमें आप क्लास को डिफाइन कर सकते हो, मतलब क्लास को आप बना सकते हो जिसमें आपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उनकी डेफिनेशंस दे दी। ठीक है ना, अब देखो आपको यदि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज नहीं करना होता तो यहाँ पर जो आपने ऊपर या आपने पब्लिक वाइड गेट डेटा और वाइड पुट डेटा लिखा, यहीं पर आप नीचे ही इसकी डेफिनेशन दे देते। मतलब आपने जो सी आउट वाला कोड लिखा है सीन सैलरी तक, वो आप इसके अंदर ही लिख देते, तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आइदर ऑफ द ऑप्शन यू कैन डू। आप इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपकी क्लास की बात हो गई। अब आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसमें हमने इनकैप्सुलेशन की बात की। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। बाइंडिंग करते हैं जिसमें हम डेटा मेंबर का और मेंबर फंक्शन का। तो क्लास से अच्छा इसका एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें हमने मेंबर फंक्शन भी डिफाइन किए हैं और डेटा मेंबर्स को भी डिफाइन किया है। मतलब क्लास इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो इनकैप्सुलेशन वेयर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन आर बाइंडेड टुगेदर, और जिसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। इसे बहुत अच्छा एग्जांपल पहले भी दिया था मैंने कि कोई कंपनी है, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, अकाउंट सेक्शंस है, फिनांस सेक्शंस हैं, सेल्स सेक्शंस हैं। यदि अलग अलग सेक्शंस हैं यदि आपके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कभी कभी बहुत जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जब जब आपको मिलकर काम करना रहता है। ठीक है ना, तो
ऐसे तो सिस्टम आपका बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन यदि मैं चाहूँ कि अकाउंट की डिटेल निकालूँ, मेरे साथ वाली जो मैडम है उनकी सैलरी कितनी इतनी पता कर लूँ, तो आई कैन नॉट, मैं पता नहीं कर सकती, मुझे उसकी अथॉरिटी नहीं है। दो सिस्टम इज टुगेदर, सिस्टम आपका टुगेदर है, वो जॉइंटली वर्क कर रहा है, लेकिन जॉइंटली वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे का डेटा देख सको, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, आपको समझ में आया? इनकैप्सुलेशन मतलब वैसे ही सिमिलरली इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन सिमिलर चीज होती है, साथ में चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर आप इसेंशियल फीचर्स को शो करते हो और बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड करते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कार, कि कार जो है वो चल रही है चल रही है चल रही है, आपको कार चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन वो उसकी फंक्शनिंग कैसे, उसमें मैकेनिकल कैसे क्या यूज किया है वो आपको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि दैट इज कंसर्न ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसमें दूसरों का रोल नहीं होता है। ड्राइवर का रोल कब आता है? जब हाँ कार खराब हो जाती है तब, राइट? तो शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, आपको बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल में वही दिया है कि मेन जो है वो कार ड्राइव कर रहा है, वो एक्सीलरेट, उसको पता है कि ये फंक्शन है एक्सीलरेटर, उसमें आप दबाओगे पैर से तो उसका स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सीलरेटर वर्क कैसे करता है ये एक ड्राइवर को पता नहीं होता है, और ये कंपलसरी भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स, मतलब आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसमें ओवरलोडिंग आता है, आपको पता है कंसेप्ट, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आता है, पर इसमें मेन फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो चीज जो है मेनली पढ़ते हैं किसमें, आपके पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसमें वन नेम होता है और फॉर्म जो है वो मेनी होता है। जैसे हम प्लस साइन की बात करें तो प्लस साइन ए प्लस बी ऐसे भी यूज हो सकता है, और ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए ऐसे भी वो यूज हो सकता है। मतलब प्लस साइन का जो यूज है वो बहुत तरीके से हो सकता है। आई बात समझ में? तो आपका ये हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, जिसमें आप ए को बीच में ए प्लस बी में यूज कर सकते हो, उसको एज अ प्लस प्लस बी मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज ए बी यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब कि एरिया, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपको एरिया निकालना है, तो आप एरिया सर्कल का भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। मतलब फंक्शन का नाम एक ही एरिया, लेकिन आप उसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप उस पर्टिकुलर उससे परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है इंट मेन, एक आपका मेन फंक्शन है जिसमें आपने सम1 और सम2 दो अलग अलग आपने फंक्शन लिए हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, सम में 20-30 लिखा है और एक में लिखा है 20-30 एंड 40, मतलब आपका सम फंक्शन है वो कॉमन है, लेकिन एक में 2 पैरामीटर है और एक में 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो आपने क्या कर दिए, यहाँ पर चेंज कर दिए। वैसे एक एग्जांपल लिया था हमने बहुत अच्छा, कि सपोज किसी पर्सन का एक क्लास है हाइट, ठीक है, और उसमें हमने जो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए वो फिट और इंच, उनका रिटर्न टाइप इंट है और उसका स्पेसिफायर पब्लिक है, और हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं तो हम उसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, उसमें पैरामीटर को पास करते हैं। तो हाइट नाम का एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, और उसमें इंट एफ और इंट आई, मतलब एफ फॉर फिट और आई फॉर इंच, दो पैरामीटर्स को हमने पास किया है, राइट। और हमने यहाँ पर क्या किया है, जो माइनस साइन है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, उसको हमने क्या किया है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है ये, जिसमें हमने जो वॉइड ऑपरेटर एक फंक्शन लिया है और उसमें माइनस साइन जो है उसको ओवरलोड करने की कोशिश की है, और हमने लिखा है फिट माइनस माइनस और इंच माइनस माइनस, मतलब आपको फिट और इंच जितनी भी यूजर ने एंटर करवाई है या आप रन टाइम पे जितनी भी कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, और आपने उसको शो कर दिया है। बहुत क्लियर एग्जांपल है। अब जैसे हमने मेन फंक्शन यूज किया, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया था, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया h1 नाम का, और कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था उसमें हमने पैरामीटर पास किए थे एफ और आई। तो एफ और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपको एज अ यूजर, हमने यहाँ पर इनपुट नहीं लिए, डायरेक्टली हमने उसको पैरामीटर पास किया है। तो आपने 6 और 2 क्या किया है आपने यहाँ पर, हाँ, फिट और इंच की जो है आपने
वो ले लिया है इनपुट, और आपने लिखा है -H1। -H1 का मतलब कि आपने जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिया था उस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यहाँ पर ओवरलोड कर दिया है, और यहाँ पर माइनस सिंगल लगाया, मतलब ये यूनरी ऑपरेटर है। ऐसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी हम लगा सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर मतलब जब है तो उसमें 2 की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से इसके फंक्शंस को कर सकते हैं। फिर हमने इनहेरिटेंस पढ़ा। इनहेरिटेंस आप लोगों का सबका फेवरेट टॉपिक होता है, मुझे पता है। इनहेरिटेंस मतलब जब एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में डिराइव करते हैं, जो क्लास की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं वो बेस क्लास होती है, और जिस क्लास में हम इनहेरिट करते हैं उसको कॉल करते हैं वो सब क्लास होती है या डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। एनिमल क्लास जो है वो आपकी जो एनिमल क्लास है वो बेस क्लास है, और जो डॉग, कैट और काउ मतलब टाइप्स ऑफ एनिमल्स है वो उसकी डिराइव्ड क्लास हो गई। ठीक है, उसके बाद मैसेज पासिंग, जो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम हमने किया है ना, उसमें हम कोई मैसेज को पास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब भी हम मतलब किसी फंक्शन को इन्वोक करते हैं, वहाँ पर जब हम मैसेज को पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हो गई फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट हमने बताया था परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कि आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो एक जब भी क्लास डिफाइन होती है तो वहाँ पर कोई भी स्पेस या मेमोरी अलोकेट नहीं होती है, पर जैसे उस क्लास में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वैसे ही वहाँ पर जो मेमोरी अलोकेट हो जाती है। लेकिन वो मेमोरी जो होती है वो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रहता है, वो पर्टिकुलर स्पान के लिए जो है वो क्या होती है, क्रिएट होती हैं। ठीक है ना, पर जब हम उसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर परसिस्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि आप यदि लंबे टाइम के लिए आपके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो, आपके फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर उसके लिए मेमोरी जो है इस तरह से क्रिएट करेंगे ताकि वो लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट हो, एग्जिस्टेंस में रहे। वो आप जैसे ही उसको शट डाउन करेंगे या उसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वहाँ पर वो उसकी मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंट मतलब बहुत देर तक वो आपकी रहे। बात आ रही है समझ में? तो मैंने ये यूनिट 1 का आपको फर्स्ट टॉपिक जो है मतलब जो फर्स्ट पीपीटी है वो आपको बता दी है मैंने। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए। 9:36 हो गया है, लेक्चर हमने आज लेट शुरू किया था,